आज हम भारत के संविधान में देखेंगे कि भारत का संविधान संघात्मक है, एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब अमेरिका स्वतंत्र होता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र होता है। जब स्वतंत्र होता है तो वहां पर 13 कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी थी या राज्य थी, और इन्होंने वहां पर पहले एक परिसंघ का निर्माण किया, एक परिसंघ का निर्माण किया। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। जब ये सफल नहीं हुआ तो इसके बाद इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। जब परिसंघ नहीं चल पाया तो इसके बाद इन्होंने एक संघ का निर्माण किया, और उसी संघ में हम देखें तो भारत ने कनाडाई मॉडल को अपनाया है। एक है अमेरिकी मॉडल और दूसरा है कनाडा का मॉडल। तो भारत ने यानी कि भारतीय संविधान सभा ने कनाडा के मॉडल को अपनाया है और भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। एसआर बॉम्बे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। तो क्या किया कि संविधान सभा ने कनाडा के मॉडल को अपनाया। और भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, एक संघीय संविधान है। अगर हम देखें कि क्या कारण थे कि भारत ने संघीय संविधान को ही अपनाया, तो इसके सबसे बड़े कारण हैं, एक तो भारत का क्षेत्रफल। अगर हम इसके कारणों को देखें भारत में संघीय संविधान के कारणों को, तो सबसे पहला कारण है कि क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल अधिक है। दूसरी, भारत की जनसंख्या अधिक है और विविधता अधिक है। क्षेत्रफल है, जनसंख्या और विविधता अधिक है। और भारत की संघीय प्रणाली से निकटता भी है। भारत की संघीय प्रणाली से निकटता भी है। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से तो एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षणों वाला भी है, यानी कि इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। यानी भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यानी क्वासी फेडरल, और भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है। अगर हम विद्वानों के मत को देखें प्रोफेसर के.सी. हुयर के अनुसार भारत का संविधान एक अर्धसंघात्मक है। प्रोफेसर के.सी. हुयर के अनुसार भारत का संविधान एक
अर्ध संघात्मक है यानी क्वासी फेडरल है। और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान एक सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान एक सहकारी संघवाद है, एक सहकारी संघवाद है। और सर आइजर जेनिंगम के अनुसार भारतीय संविधान केंद्रीकरण के साथ साथ संघीय भी है। सर आइजर जेनिंगम के अनुसार भारत का संविधान केंद्रीकरण के साथ संघीय भी है। केंद्रीकरण के साथ साथ संघीय भी है। इसके बाद हम भारत के संविधान के संघात्मक लक्षणों को देखें। भारत के संविधान के भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण, भारत के संविधान के संघात्मक लक्षणों को अगर हम देखें तो पहला है द्वैध सरकार। पहला है द्वैध सरकार, जिसमें केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी सरकारें हैं। केंद्र के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी हैं। हम दूसरे पॉइंट को देखें तो केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें जैसा कि हम देखा कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, जिसमें संघ सूची पर केंद्र सरकार वो कानून बनाती है, जिसमें मूलतः 97 विषय थे, जिसमें वर्तमान में अभी 100 विषय हैं। वहीं अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जिसमें मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो जिसमें मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। यानी कि हम संघ सूची को देखें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, यानी कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जिसमें मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। वहीं हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है,
राज्य सरकार को है, जिसमें मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। वहीं हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। और राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी राज्यों की शक्तियां कम की गई हैं। वहीं हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। और साथ ही अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। इसके बाद हम देखें तो भारत में लिखित संविधान है। भारत में लिखित संविधान है। भारत में लिखित संविधान के साथ साथ भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, यानी संघीय व्यवस्था के प्रारूप में अगर संशोधन होता है तो वो कठोरता से होगा। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि भारत का संविधान कठोर और लचीला है। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है और सर्वोच्च विधि संविधान है, यानी कि भारत संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता है। और भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसके साथ साथ भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ये थे लक्षण संघात्मक की, जिसमें हमने पहले पॉइंट में देखा कि द्वैध सरकार, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतों में भी सरकारें हैं। दूसरे, केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, इसमें संघ सूची में, इसमें संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जिसमें मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। वही हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। वहीं हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें समवर्ती सूची पर दोनों सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, और जिसमें मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। और कहा गया कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि भारत का संविधान लिखित है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है और भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसके बाद हम भारतीय संविधान के केंद्र सरकार को देखते हैं।
भारतीय संविधान के केंद्र सरकार को। अगर हम भारतीय संविधान के केंद्र सरकार को देखें भारतीय संविधान के केंद्र सरकार को देखें तो यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र सरकार है। पहले पॉइंट में हम देखें कि शक्तिशाली केंद्र सरकार। शक्तिशाली केंद्र सरकार में हम देखें तो संघ सूची में, जैसे कि हमने कहा 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया था, बंटवारा, जिसमें संघ सूची में मूलतः 57 विषय थे और बढ़ाकर वर्तमान में 100 कर दिए गए हैं। यानी केंद्र सरकार के पास 100 विषय हैं और ये 100 विषय यानी कि ज्यादा विषय केंद्र सरकार के पास ज्यादा विषय हैं और महत्वपूर्ण विषय हैं केंद्र सरकार के पास। और साथ ही संवर्धित सूची के विषयों पर कानून भी केंद्र सरकार का प्रभावी होगा। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का प्रभावी होगा। यानी कि संवर्धित सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का प्रभावी होगा। केंद्र सरकार का प्रभावी होगा और साथ ही कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट में हम देखें तो एकल नागरिकता, यानी कि इसे क्यों अपनाया गया एकल नागरिकता को? ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। एकल नागरिकता क्यों अपनाई गई? ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, इसलिए हमने एकल नागरिकता अपनाई। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो हमने एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और उसके नीचे जिला न्यायालय होता है। और साथ ही हमने आपातकालीन प्रावधानों में जैसे 352, 356, 360, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 में वित्तीय आपातकाल, इनको भी लिया है। चौथे पॉइंट में हम देखें
तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान में हम देखें तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। और 360 में वित्तीय आपातकाल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, आपातकालीन प्रावधान, इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अखिल भारतीय सेवाएं आ जाती। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनकी नियुक्ति और नियंत्रण का कार्य केंद्र सरकार करती है, लेकिन एक कार्य केंद्र और राज्य दोनों के लिए करती है। यानी कि इनकी नियुक्ति एवं नियंत्रण केंद्र के पास होता है, लेकिन एक कार्य केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं। लेकिन ये कार्य केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो इसमें कहा है कि राज्य नश्वर नहीं है, यानी कि राज्य क्या है, राज्य अनश्वर नहीं है, यानी राज्य नश्वर है। भारत में, भारतीय संविधान में राज्य अनश्वर नहीं है, तो क्या है, राज्य नश्वर है। यानी संसद राज्यों के नाम, सीमाएं बदल सकती है, बदल सकती है। संसद राज्यों के नाम एवं सीमाएं बदल सकती है या परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। और अर्थात राज्य नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। इसके साथ अगर हम राज्यपाल को देखें, तो राज्यपाल जो कि राज्य का प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होता है, जबकि यह राज्य में अंकुश लगाने के लिए होता है। यानी कि हम देखें तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही है
यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही है और ये राज्य में अंकुश लगाने के लिए होता है। ये राज्य में अंकुश लगाने के लिए होता है। इसके साथ हम देखें तो भारत में एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है और साथ ही एकीकृत लेखा एवं जांच प्रणाली भी है। एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली और एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली और एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। एकीकृत लेखा जांच प्रणाली है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये जांच केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के संविधान में क्या संविधानवाद है। तो अगर हम संविधानवाद को देखें, हम संविधानवाद को अगर हम देखें तो संविधानवाद यानी कि किसी देश के लिए संविधान हो, संविधान के अनुसार संवैधानिक सरकार हो और संविधान के अनुसार ही उसका अनुशासन हो। देश के लिए, मान लीजिए किसी देश के लिए संविधान है और उसी के अनुसार संवैधानिक सरकार हो, उसी के अनुसार संवैधानिक सरकार हो और संविधान के अनुसार ही शासन हो, यानी कि संविधान के अनुसार ही शासन हो। तो जो संविधान है उसके लिए जरूरी है कुछ मूल्यों का, और वो कौन से मूल्य होने चाहिए? उन मूल्यों में जैसे लोकतंत्र, उन मूल्यों में लोकतंत्र हो, विधि का शासन हो, लैंगिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय मूल्य होने चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो, चुनाव हो और वहाँ नौकरशाही तटस्थ हो। अगर ये मूल्य हैं तो वहाँ पर संविधानवाद है। जैसे मान लीजिए कि एक एक्स कोई देश है और एक वाई, ये कोई कंट्री है या देश है और यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर संविधान है, वाई में कोई देश में इसमें भी संविधान है और यहाँ पर संवैधानिक सरकार है, यहाँ पर भी संवैधानिक सरकार है, यहाँ पर संविधान के आधार पर शासन होता है, यहाँ पर भी संविधान के आधार पर शासन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूल्य हैं, कौन से मूल्य? लोकतंत्र हो, विधि का शासन हो
विधि का शासन हो, सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, लैंगिक समानता हो, लैंगिक समानता हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, निष्पक्ष न्याय हो या न्यायपालिका हो, वहां पर चुनाव होने चाहिए और नौकरशाही तटस्थ हो, और नौकरशाही तटस्थ हो। और नौकरशाही अगर तटस्थ हो तो ये है संवैधानिक मूल। इसके साथ साथ स्वतंत्रता हो, मानवीय मूल्य होने चाहिए, इसके साथ ही स्वतंत्रता हो और इसके साथ साथ मानवीय मूल्य हो। अगर ये हैं जिस देश के संविधान में, तो वहां पर संविधानवाद है। जैसा कि हमने कहा कि एक एक्स और वाई कोई देश है, यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर भी संविधान है, यहाँ पर संवैधानिक सरकार है, यहाँ पर संवैधानिक सरकार है, और अगर यहाँ पर भी संवैधानिक सरकार है, यहाँ पर विधि के अनुसार शासन होता है, यहाँ पर विधि के अनुसार शासन होता है, और यहाँ पर भी विधि के अनुसार शासन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूल्य नहीं है, अगर यहाँ पर मूल्य नहीं है, कौन से मूल्य? यही लोकतंत्र, विधि का शासन, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और निष्पक्ष न्यायपालिका, चुनाव और नौकरशाही तटस्थ हो, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य हो। ये अगर मूल्य नहीं है तो यहाँ पर संविधानवाद नहीं होगा, यहाँ पर संविधानवाद नहीं होगा। और अगर ये मूल्य हैं तो यहाँ पर संविधानवाद होगा, तो संविधानवाद होगा। तो किसी भी देश के संविधान में अगर ये मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र, विधि का शासन, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, नौकरशाही तटस्थ हो, स्वतंत्रता हो, मानवीय मूल्य हो, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अगर ये मूल्य हैं तो वहाँ पर संविधानवाद है। इसके बाद अगर हम देखें भारत के संविधानवाद के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में देख सकते हैं, एक संवैधानिक मूल्यों के विकास और एक दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के विकास में। संवैधानिक अगर मूल्यों की अगर हम बात करें जिसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय, वहीं दूसरी ओर हम संवैधानिक संस्थाओं के विकास को देखें जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संवैधानिक विकास को, जिसमें हम कंपनी के शासन को देखेंगे और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।